नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। यह टॉपिक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको हम आपको कई भागों में लेकर आएंगे, अर्थात इसके हम कई वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे जिसमें हम सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं, यह हमारा पहला वीडियो है और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। हमेशा की तरह आपको बताना चाहेंगे कि टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। हमें पता है हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एनिशियंट, मिडाइवल और आधुनिक मॉडर्न। तो हम जो मॉडर्न का ये पार्ट है, ठीक है, और जो भी यूपीएससी का एग्जाम है उसके जीएस पेपर 1 में अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में। देन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम स्पेशली एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसमें भी हमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना रहता है। आप सभी जानते हैं एमपीपीएससी प्री के सिलेबस से, जिसमें हमको स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमारी यूनिट सेकंड में टॉपिक दे रखा है। देन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेंस की बात करें तो हमारे पेपर 1 की यूनिट 3 में हमें दे रखा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, अर्थात हमको काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल डिटेल में ही चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, और ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है क्या। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है, जब भी हम इसके इतिहास अस्तित्व को पाते हैं, अगर हम हमारे पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वैसे तो हम मानते हैं कि हमारा इतिहास काफ़ी पुराना है कि और हम एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक ईरा आता है, महाजनपद आता है, देन मौर्य आता है। कई इस प्रकार से पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती हैं, कई राजा राज करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है बाहरी आक्रांताएँ अर्थात जो विदेशी लोग हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत की संपदा को लूटने के, इसकी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यह भी क्रम अपने आप में चलता रहता है और अंततः आते हैं अंग्रेज़। ठीक है, जब अंग्रेज़ आते हैं तो वैसे तो जब भी कोई आक्रमण करता है तो उसका विरोध किया जाता है हर राजा के द्वारा या उस समय के जो भी तत्कालीन शासक होते हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण करा तब धीरे धीरे वो आए थे व्यवसाय करने, लेकिन जब उन्होंने प्रशासनिक लेवल में अपने आप को जो है उसमें फुलफिल कर लिया और प्रशासनिक लेवल पर भारत को अपने कब्जे में कर लिया, तब भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई और वो इसके लिए संघर्ष करने लगे कि नहीं, हमें जो है अब स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और अंत में प्राप्त की भी जाती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई चरण थे। जो स्टार्टिंग में जनरली जब किसी के ऊपर अत्याचार होता था तो वो उस अत्याचार के विरोध में विरोध करते थे, और धीरे धीरे ये जो विरोध परिवर्तन की जो रणनीति है ये परिवर्तित होती गई वक्त के साथ, और अंत में स्वतंत्रता हासिल करी और संविधान लागू करवा के अपने शासन को चलाया। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई चरण हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात हमें बात करनी है उस वाले लेवल से जब भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आई और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ या विदेशी जो शक्ति है उसके खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। तो इस बीच में जो है कई चरण हैं, कई कारक माने जाते हैं जिससे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है आगे बढ़ा। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस पूरे टॉपिक को हम पहले ही बता चुके हैं, हम कई वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन ये हमारा एक मेन जो इंडेक्स है कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है और किस तरीके से ये आगे बढ़ा।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवाद प्रारंभ होने के कारण की या कारक की। ठीक है, कि कौन से ऐसे कारक थे जिसके कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की गति और दिशा दोनों बनी और आगे बढ़ी, या हम इसको कहें कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना के पूर्व किस प्रकार के संगठन बने थे राष्ट्रीय चेतना को लेकर। कांग्रेस के से यहाँ पर मतलब है उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस से, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अर्थात हमें पहले स्टेप में वो सारे संगठन पढ़ना है जो 1885 से पहले गठित हुए थे, भारत की जो है स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा थे। सेकंड में हम बात करेंगे उदारवादी चरण की, जो 1885 से 1905 के बिटवीन रहा। हम फिर बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद की, जिसका अपना समय 1905 से 15 के बीच में था। हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की। क्रांतिकारी आंदोलन जो है इन्होंने भी हिंसात्मक तरीके से अपने जो है नीति को आगे बढ़ाया, और ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1907 से 17 के बीच में हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गांधी युग को, कि गांधी आए और उन्होंने किस प्रकार से क्या आंदोलन करे और उसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ा। हमें पता अपने आप में गांधी युग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीज़ें जो हैं उग्र राष्ट्रवाद के बाद क्रांतिकारी जो है आंदोलन, ये सब पैरेलल चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1920 के समाजवादी विचारक और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, कि किस प्रकार से ये द्वितीय चरण घटित हुआ। और इन 6 जो पार्ट्स हैं हम इसमें पूरी रूपरेखा समझेंगे किसकी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली राष्ट्रवाद प्रारंभ के कारक या कारण की, या हम कहें कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठन के बारे में। और बात के हम क्रम में इन सबको लेकर आएंगे। अब उदारवादी चरण में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर कौन सी टॉपिक आएंगे, तो जब हम इस टॉपिक को चर्चा करेंगे तब हम उसी के अंतर्गत बात करेंगे। ये तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम उग्र राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो सब डिटेल उसी के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो ये हमारा है एक मूल इंडेक्स की इस टॉपिक को हमें इन 6 चरण में कंप्लीट करना है, और अपने आप में सभी चरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़े हैं। चलिए, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारक की, कि आखिर में जो विकास है ये किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और जो संगठन बनने लगे उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रवाद का उदय है और विकास है उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए। अर्थात जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो ऐसा महसूस किया गया, तो नई नई संस्थाओं की स्थापना की गई, रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ, संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, और कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना मन में जागृत हुई, और एकजुट होकर जो है विदेशी या उपनिवेशी शासन के विरुद्ध जो है कई विद्रोह हुए। तो कई इसके फैक्टर माने जाते हैं, जिसमें एक मुख्य फैक्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में घटित हुई फ्रांसीसी क्रांति सभी के लिए एक एग्जाम्पल थी कि किस प्रकार से एकजुट होकर जो उपनिवेशी शासन है उसको समाप्त किया जा सकता है, या हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है अगर वो उसकी नीतियाँ गलत है तो उसको किस प्रकार हटा सकते हैं। क्योंकि चूँकि भारत में अंग्रेज़ जब आए थे तो शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं लेवल पे कुछ लोगों के लिए बढ़ रहा था। भारत के लोग विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करके आते थे। जब वो वहाँ की परिस्थितियों का और यहाँ की परिस्थितियों में विभेद करते थे तो उन्हें समझ में आता था कि हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, इंसान के ड्यूअल जो है चेहरे आ रहे हैं, जो कि हमारे जो है ब्रिटिश हमारे साथ करते थे। फिर सेकंड फैक्टर है भारतीय पुनर्जागरण। पुनर्जागरण भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बाद हमने विस्तार से इसकी चर्चा की हमारे कुछ वीडियोस में। तो पुनर्जागरण का जो जनक है भारत में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वैसे विश्व स्तर पर बात करें तो इटली से जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, और भारत में राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को महसूस किया। अर्थात जब हम तर्कवाद और बुद्धि के दम पर घटनाओं का आकलन करते हैं तो उसको पुनर्जागरण कहते हैं, जिसके तहत इन्होंने समाज में कई तरह की बुराइयों को उन्मूलन करने की बेहद कोशिश की। फिर है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना। जिस प्रकार अंग्रेज़ भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दे रहे थे, तो लाइफ स्टाइल भारत अपने ग्रामीण परिवेश से जो है आधुनिकता में प्रवेश कर रहा था, तो उसको भी लेकर उनके मन में
जो है बीज उत्पन्न हुए राष्ट्रवाद के। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश, ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किस प्रकार से ब्रिटिश नीतियों के प्रति भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न हुआ था। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। जब हम प्रेस है जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से जो है कहीं जो लेखक होते हैं, संपादक होते हैं, वो अपने मन की भावना को देश हित में लिखते थे, जिसको पढ़कर यहाँ की जनता जागृत होती थी, जिसने आधुनिक राष्ट्रवाद में अपने महत्वपूर्ण भूमिका को जो है परिलक्षित किया। हमें पता है 1870 में सबसे पहला जो अखबार जो है द बंगाल गजेट निकाला गया था। उसके बाद जो है समाचार पत्रों की लाइन लग गई थी। 1877 तक जो कुल समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो 1877 तक टोटल 169 थी। इनकी प्रसार संख्या बाद में जाकर जो है 1 लाख तक पहुंच गई थी। जैसे युगांतर, संध्या काल, केसरी, मराठा, कई सारे समाचार पत्र हैं। तो उससे भी देशवासियों में जो है एकता स्थापित हुई थी। और प्रेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य ने भी देश को एकजुट करने में काफ़ी भूमिका निभाई। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुछ हम साहित्यकारों के नाम बताए जिनकी रचनाओं ने बांधे रखा। आपको माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा तो याद ही होगा कि किस प्रकार से वो हमें मोटिवेट करता था कि हमको देश सेवा करनी चाहिए। बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी साहित्यकार थे जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। भारत में 19वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अत्यंत कम था। जो पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, शायद वो मौखिक रूप से जानते थे पुराणों के बारे में, लेकिन बहुत कम जो मैक्सिमम जनता इससे परिचित नहीं थी। वे केवल मध्यकालीन 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे। किंतु तत्कालीन जब प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रोथ, मैसेसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा एवं स्वामी विवेकानंद ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यात किया तो एक राष्ट्र की नई छवि जो है तस्वीर पेश हुई। और इन्होंने अथक परिश्रम कर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, अर्थात भारत के अतीत की व्याख्या करी, जिससे भी समझ में आया कि भारत तो हमारा है। जैसा कि दयानंद सरस्वती ने कहा भी है कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। तो इनसे भी जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण जो है हुआ। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। तो हमें पाश्चात्य जो चिंतन और शिक्षा है उससे भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिली। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। जिस तरीके से साम्राज्यवाद की नीति आगे बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसी प्रकार धीरे धीरे जो है उनके द्वारा देश में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण किया जा रहा था। जो ब्रिटिशर्स एक दक्ष कार्यपालिका लेके आए, एक न्यायपालिका लेके आए, फौजदारी दीवानी कानून लेके आए जिस पे अमल होता था। और जो ब्रिटिश के जितने भी पार्ट्स में भारत अंडर मतलब जितना भी भारत का एरिया उनके अंडर में था वहाँ पर कानून लागू होते थे। तो इससे भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की गई। जैसा कि प्राचीन समय में मौर्य काल में भी शासन व्यवस्था मजबूत थी। फिर रेल लाइन हुआ, उसका आधुनिकीकरण जब हुआ, डाक तार चले, तो इससे भी एकीकरण जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ा और हुआ। भारतीय उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। हमें पता है कि भारतीय उपनिवेशी हित जो थे विरोधाभास हो रहा था जब दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से भारत का धन जो है विदेशों में जा रहा है और हम जो है गरीब से और गरीब हो रहे हैं। इसको और भी कई मुद्दों को लेकर जो है भारत और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास की स्थिति थी, जिससे कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावनाएं है जो आगे बढ़ी। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है कि भारत के कई बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा, उदारवादी वर्गों के द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए, जिन्होंने अपने अतीत को पहचानने में, देश की एकता अखंडता के लिए, नैतिकता के लिए जो है राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान।
अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रिया सी थी, उससे नगरों में एक मध्यम वर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी से जो है उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी, जिससे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त हुई। उन्होंने वहाँ के नवीन साहित्य पढ़े, शिक्षा पढ़ी, प्रशासक वर्ग को समझा और वही चीज़ उन्होंने भारत में अप्लाई करने की कोशिश करी, जिससे कि राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत हुई। समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। उस समय कुछ ऐसी विश्वव्यापी घटनाएं भी घटित हुई जिससे कि भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता की भावना आई। बहुत कम और कम शक्तिशाली देश भी बड़े शक्तिशाली देशों को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे, उनके शासन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो उसमें स्पेनी एवं पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। जो यूरोप लोगों ने जो है हम कहें अधिकांश देशों को अपने गुलाम बना रखा था, तो वहाँ पर उनकी सत्ता खत्म हुई। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया और उन्होंने भी ये समझा कि नहीं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं। विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियों से भी जो है राष्ट्रीय एकता की भावना आई कि किस प्रकार से, जैसे कि हम बात करें, हमने जब लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा है, हमने लीटन के बारे में पढ़ा है। लीटन ने क्या करा था कि सिविल सर्विसेज जो कि प्रशासनिक पद था, काफ़ी अच्छा पद माना जाता था, जैसा कि हम आज भी मानते हैं, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भारतीयों के लिए उसकी आयु सीमा कम कर दी जाती थी। ठीक है, जनरली एजुकेशन लेवल काफ़ी लो था और वो एज भी कम कर दी। जब अकाल पड़ रहा है तो दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जा रहा है, अर्थात भारतीयों के लिखने पे पाबंदी लगाई जा रही है। शस्त्र अधिनियम ऐसे लाए रहे कि भारतीय ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही काम अंग्रेज़ कर सकते हैं। तो वो जो एक भेदभावपूर्ण रवैया था, उससे भी जो है भारतीयों की आंखें खुली। तो ऐसे कई फैक्टर है जिससे कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत हुई और भारतीयों में ये सारी चीज़ें आई और उन्होंने जो उपनिवेशी शासन है, जो ब्रिटिशर्स का शासन था, उसका विरोध करना स्टार्ट करा। हालांकि लेवल छोटे से स्टार्ट करा, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तित भी हुआ और बड़ा भी हुआ और कई ऐसे जो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता है जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो बिल्कुल हम उसी क्रम में अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की जिन्होंने की राजनीतिक संगठन बनाए और अपने मुद्दों को उस समय सरकार की बात करें उपनिवेशी शासन के सामने रखा। चलिए, तो इसी क्रम में हम बात करते हैं, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बंगाल में प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की हम बात करेंगे कि बंगाल जो है जो राजनीतिक है या राष्ट्रीयता का जो है हेडक्वार्टर था। काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल था बंगाल का। कई यहाँ पर चिंतन या हम कहें जो देशभक्त थे यहाँ पर जन्मे, कई बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर पनपे। तो बंगाल में प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया और बंग भाषा जो प्रकाशक सभा थी, इसने जो है राजनीतिक जो दिशा निर्देश है उसको तय करने की कोशिश करी। इसके बाद आता है जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जो है जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, का गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का जो है मार्ग अपनाया था। इसके बाद 1843 में, ठीक है, ये 43 है, तो 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी अर्थात जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। इसके बाद 1851 में जो जमींदारी एसोसिएशन है, 1851 में जो जमींदारी एसोसिएशन है, अर्थात ये वाली एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाली एसोसिएशन जो है मर्ज हो गई। ये आपस में इनका विलय हो गया और जो एक नई संस्था बनी 1851 में, उसको कहा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखना,
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो इसके ऊपर की दो संस्थाएं उनके विलय के परिणाम स्वरूप बनी थी। और इसने कुछ मुद्दों पर जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अनुरोध किया प्रार्थना पत्र भेजकर कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क में समाप्ति की जाए। इस प्रकार से इन्होंने अनुरोध किया। इसके बाद 1866 में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंदन में करी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं करी थी। दादा भाई नौरोजी का भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे कि उदारवादी दल के एक प्रमुख नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी और वहाँ पर यह है जो भारत के लोगों की समस्या और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। फिर बाद में भारत में भी इन्होंने इसकी कई शाखाएं खोली। इसके बाद आता है 1875 में इंडियन लीग, जिसकी स्थापना जो है की थी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने इसकी इंडियन लीग की स्थापना की थी, तो इस बात को भी याद रखना। चलिए, बाद के समय में जो इंडियन लीग है इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। कब? 1876 में, अर्थात इंडियन लीग के एक साल बाद ही। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और बाद में इनका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें भी काफ़ी योगदान रहता है। अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक मानी जाती है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना और एक राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतीयों में एकता की स्थापना करना जो थे इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसने क्या क्या काम करे तो हमें पता है, जब लिटन ने भारतीयों की जो उम्र सीमा है सिविल सेवा एग्जाम के लिए कम कर दी तो 1877 में इन्होंने इस चीज़ का क्या करा? विरोध दर्ज किया। ठीक है, इन्होंने विरोध करा, इसीलिए इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन करते हैं। जो ये प्रदर्शन किया गया था, इनके प्रदर्शन को हम नाम दिया गया है इतिहास में भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन जो है इसका नाम दिया गया, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो इसने आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरोध में भी जो है अपनी आवाज़ उठाई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और आर्म्स एक्ट भी जो है 1878 में आया था, तो इसके विरोध में जो है इसने विरोध किया था। दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया और इसने इल्बर्ट बिल का जो है समर्थन भी किया था। ठीक है, हमने रिपन के टाइम पे देखा था कि इल्बर्ट बिल क्या था। 1886 में इसका जो विलय है इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था, तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है कि पहले इंडियन लीग थी, शिशिर कुमार घोष ने स्थापित करी। एक साल बाद जो है उसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इंडियन लीग से इंडियन एसोसिएशन बन गया 1876 में और इसके बाद फिर 1886 में इसका जो विलय हो गया, किस में हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है इसका विलय हो गया। तो ये सारे जो फैक्ट हमने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छे से याद रखना, कितनी ही एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये एक वीडियो है लेकिन ये कई एग्ज़ाम का जो है जड़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब अगले हम बात करते हैं बम्बई में जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं बनी। तो 1852 में मुंबई एसोसिएशन बना। 1867 में महादेव गोविंद रनाड़े ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। पूना सार्वजनिक सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, जिसका श्रेय किसको जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का? तो ये जाता है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ठीक है, केटी तेलंग इनको जाता है, तो इन चीज़ को याद रखना। चलिए, अब मद्रास की हम बात करते हैं। तो मद्रास की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी जिसका निर्माण 1884 में किसने किया था? एम वीरा राघवाचारी
बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ठीक है, पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमने बात करी, एक बेसिक जाना है कि राष्ट्रीय अस्वतंत्रता जो आंदोलन थे वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे। तो उस कालखंड में हमने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उसकी स्थापना से पूर्व किस प्रकार के वो कौन से कारण थे जिसने राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया, और वो कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने संगठित होकर अपने मुद्दे को ब्रिटिश शासन के समक्ष पेश किया। अब इसके बाद हम हमारा दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे, तो हम बात करेंगे उसमें उदारवादी जो आंदोलन है, जो उदारवादी चरण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? उदारवादी चरण के बारे में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं तो ये हम उसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।